गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला एक मुश्किल साल बिताने के बाद अब हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये नया वर्ष हमारे लिए नई खुशियां लेकर के आएगा और बहुत जल्द हम जिस दबाव में पिछले वर्ष भर से जी रहे हैं उस दबाव से मुक्त हो सकेंगे। इसी आशा के साथ इस नए वर्ष की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजा राम मोहन राय। इस स्लाइड में मैंने पेपर फर्स्ट हो गया है गलती से, ये फर्स्ट नहीं है बल्कि सेकंड समझे आपको, ये सेकंड पेपर है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजा राम मोहन राय, ये बी सेक्शन का टॉपिक है। इसमें हम एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। थोड़ा सा क्रम थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन कोई नहीं, इसको आप समझें। देखिए, मैं थोड़ा सा राजा राम मोहन राय शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक बार विचारकों के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक पेपर का नाम है, यानी हर कई सारी जो अलग अलग विचारधाराएं रही उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ विचारकों को आपको पढ़ना है। जैसे प्राचीन भारत की बात थी तो हमने मनु, कौटिल्य और शुक्र को पढ़ा, बाकी सबको नहीं पढ़ा हमने, 3 को पढ़ा हमने। उनमें से 2 मैंने आपको पढ़ाए, मनु और कौटिल्य। शुक्र मैंने छोड़ दिया आप लोगों के पढ़ने के लिए, आगे हम फिर हो सकता है फिर पढ़ लें इसको, फिलहाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया उसको। बी सेक्शन में मैंने आपको उदारवाद के प्रतिनिधि विचारक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ाया, और उग्रवादी विचारधारा के जो प्रतिनिधि हैं वो बाल गंगाधर तिलक, उनको हम पढ़ेंगे। अब एक विचारधारा जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार का जो आंदोलन हमारे यहाँ चला था 18वीं 19वीं शताब्दी में, इसको पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं, समाज सुधार आंदोलन कह सकते हैं। उसके प्रतिनिधि के तौर पर 3 विचारक हैं आपके यहाँ। एक राजा राम मोहन राय, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं, यानी धर्म के प्रति जिनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, लेकिन और साथ में वो पश्चिम से प्रभावित रहे। ब्रह्म समाज जो है वो पश्चिम से काफ़ी प्रभावित रहा। दूसरे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं। और तीसरे स्वामी विवेकानंद, जो पूर्व और पश्चिम के समन्वय की बात करते हैं। इन तीनों को हमें पढ़ना है। इसमें से आज हम शुरू कर रहे हैं राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय का समय था 1772 से 1833। ये बंगाल के रहने वाले थे, पश्चिमी बंगाल जो आजकल अब हो गया है, उस समय बंगाल था, अब पश्चिमी बंगाल हम उसको कहते हैं। और क्योंकि पूर्वी बंगाल जो है वो अब एक स्वतंत्र देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में अब आज मौजूद है। तो हाँ, तो अब हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जीवन से संबंधित। देखिए, राजा राम मोहन राय, जैसे मैंने कहा आपसे, कई रूपों में हम जानते हैं उनको आधुनिक भारत का निर्माता या अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। एक समाज सुधारक के रूप में उनको जाना जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में जो हम कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा की बात अगर किसी ने की पहली बार, तो वो राजा राम मोहन राय ने की। इसी समाज सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा का उन्मूलन के लिए उन्होंने कानून बनाया था 1829 में। ये उनका बड़ा काम था अपने आप में। विलियम बेंटिक उस समय भारत के बंगाल के बल्कि गवर्नर थे, उन्होंने माध्यम से उन्होंने कानून बनवाया था। और साथ में उन्होंने, उनको कहा जाता संवैधानिक आंदोलन के प्रारंभकर्ता के रूप में भी जानते हैं। जो कांग्रेस ने काम किया आगे हम संगठित रूप में, वो काम उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक तरह से शुरू किया था 1823
में हम ऐसा कह सकते हैं, जब उन्होंने प्रेस अधिनियम के खिलाफ जो है, प्रेस रेगुलेशन के खिलाफ जो है, सुप्रीम कोर्ट को और फिर सम्राट के सामने एक याचिका प्रस्तुत की थी। आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस मुख्य रूप से उनकी 3 भूमिकाएं हमने यहाँ देखी हैं। एक, आधुनिक भारत के निर्माता। निर्माता किस सेंस में कि उन्होंने ऐसे काम किए जो जिससे भारत परंपरागत से आधुनिक की तरफ बढ़ा, इस रूप में आधुनिक भारत के निर्माता थे। समाज सुधार के समर्थक थे वो। और तीसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जनक, और उसके बाद संवैधानिक आंदोलन के प्रारंभकर्ता भी थे। इन विभिन्न भूमिकाओं के अलावा उनकी एक भूमिका और थी, वो थी धर्म के क्षेत्र में या धर्म के प्रति एक विश्लेषणात्मक या तार्किक दृष्टिकोण को अपनाना। उन्होंने धर्म को आस्था के साथ साथ तर्क का विषय भी बनाया और धर्म के अंतर्गत जो गलत परंपराएं आ गई थी उनको छोड़ने की बात की। विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करके उन्होंने एक हर धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर करने की बात की। न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम धर्म की बात की उन्होंने, ईसाईयत की बुराइयों की भी बात की, सभी धर्मों की बात की। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी रही वो हैं, जैसे 1816 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। सती प्रथा तो आप लोग जानते ही हैं कि पति की मृत्यु हो जाने पर जो विधवा स्त्री थी उसको उसकी चिता पर बैठा करके जला दिया जाता था। और ये जब घटना उनके परिवार में हुई, उनके बड़े भाई की जब मृत्यु हुई तो उनकी भाभी को इसी तरह से सती होने पर बाध्य किया गया। तो इससे उनके मन में ये समझ में आ गया कि ये बिल्कुल गलत परंपरा है। जब उनको समझ में आया तो उसके लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए और उन्होंने घूम घूम कर अपना समूह बनाया, लोग जन जागरण के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास किया और फिर 1829 में एक कानून पारित करवाया। 1827 में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। फिर जो सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक और धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो उनका योगदान है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने 20 अगस्त 1828 को, जिसने औपचारिक रूप से जो है 1830 में 23 जनवरी को काम करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा वो संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और ग्रीक और हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता थे। इनमें से कुछ भाषाओं के नाम तो आप जानते हैं। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी जिसको कहा जाता है। अरबी, फारसी ये भाषाएं जो है पश्चिमी एशिया से उदित हुई। अंग्रेजी के बारे में जानते हैं। ग्रीक यूनान की भाषा है, ग्रीस जो कंट्री है। यूरोपीय, प्राचीन यूरोप की भाषा जिसको हम कह सकते हैं, जैसे भारत की संस्कृत है वैसे प्राचीन यूरोप में ग्रीक और लैटिन 2 भाषाएं हुआ करती थी। और एक हिब्रू, हिब्रू ये यहूदियों की भाषा है, इजराइल की भाषा है। ये भी पश्चिम एशिया की हम कह सकते हैं। इन विभिन्न भाषाओं का इनको ज्ञान था और विभिन्न धर्मों का इन्होंने अध्ययन भी किया था। इसका उनके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनमें किसी धर्म विशेष के प्रति एक जो कट्टरवादी भावना थी वो नहीं आई उनमें। वो हर धर्म की बुराइयों को छोड़ने की बात करते थे, सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर के चलने के लिए तैयार थे। उन पर कुछ पुस्तकों का प्रभाव पड़ा। एक अंग्रेज दार्शनिक हुए बेंथम, जेरेमी बेंथम, उनके बारे में आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे डिटेल में। उनकी 2 पुस्तकों से बड़े प्रभावित थे। एक तो फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट और दूसरा इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इन 2 किताबों से बड़े प्रभावित थे वो। और बेंथम खुद भी राजा राम मोहन राय की विद्वत्ता से, उनके लेखन से बड़े प्रभावित थे। और जब उनको कोई इनकी एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला, इनका पैम्पलेट छोटा इन्होंने लिखा था, उसको पढ़ने का मौका मिला जब बेंथम को, तो बेंथम ने कहा कि मैंने पढ़ कर के मुझे लगा कि किसी अंग्रेज ने लिखा है, ऐसा मुझे लगा।
जब फिर मैंने किसी एक इंडियन का नाम, हिंदू का नाम उसके साथ देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। ये विभिन्न धर्मों के प्रति जो दृष्टिकोण था उसकी बात मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ पहले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके जीवन से संबंधित। अच्छा, इसके बाद उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन बड़े विद्वानों ने कुछ कहे हैं उनके बारे में, उनको देख लीजिए। एक मिस कलेक्ट हैं जिन्होंने लाइफ एंड लेटर्स ऑफ राजा नाम की किताब का संपादन किया है। उन्होंने लिखा है कि राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनता के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की मांग की। इन्होंने जनता की स्वतंत्रता की बात की थी, जनता की जो मतलब प्रेस की स्वतंत्रता की बात की थी। इसी तरह से इन्होंने जो है धार्मिक अधिकारों की बात की, धर्म के प्रति व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की। तो इन सब मामलों में इन्होंने इनका कहना था। यहाँ पर देखिए छोटी सी जो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं उनको आप अवॉइड करिएगा। क्या कहा मिस कलेक्ट ने? उन्होंने कहा कि राजा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनता के अधिकारों और विशेषाधिकारों की मांग की। पहली बार उन्होंने कहा कि प्रेस के अधिकार हमारा, प्रेस में लिखने की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा जनता का अधिकार है, तथा राष्ट्र की ओर से सरकार से संप्रभु शक्ति के रूप में उसके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व पर बात की। उन्होंने भारत की ओर से एक तरह से उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर के संप्रभु सरकार से बात की कि आपका क्या कर्तव्य हमारे प्रति, ये उनको बताने की कोशिश की। पहले व्यक्ति थे उनका। बात ठीक है कुछ हद तक। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वो कहते हैं राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक एवं बंगाल में समाज सुधारों के अग्रदूत ही नहीं थे, बल्कि वे भारत में संवैधानिक आंदोलन के जनक भी थे। संवैधानिक आंदोलन का मतलब ये है कि भारत में जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का जो संवैधानिक आंदोलन था उसके जनक भी थे, यहाँ तक उन्होंने। और इसका आधार उनका वो 1823 की जो उन्होंने याचिका प्रस्तुत की थी उसी को मेरे ख्याल से ये आधार बनाते हैं। उस आधार पर कि ये शुरुआत वहाँ से हुई। आगे चल कर के कांग्रेस ने भी उदारवादी युग में यही रास्ता अपनाया, प्रार्थना पत्र भेजे थे, वो काम राजा राम मोहन राय ने शुरू कर दिया था। बीसी पाल क्या कहते हैं? बिपिन चंद्र पाल जो गरम दल के नेता थे, उन्होंने कहा कि राजा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। उन्होंने समाज की स्वतंत्रता की बात की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात की, ऐसा बिपिन चंद्र पाल कहते हैं। अब हम देखते हैं उनकी रचनाओं के बारे में, कौन कौन सी क्या क्या उन्होंने लिखा। तो एक है हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण, 1822 में एक इन्होंने किताब लिखी। इसमें इन्होंने बताया था कि प्राचीन हिंदू धर्म में जो है हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम जो प्रावधान है हमारी प्राचीन ग्रंथों में, उनमें तो महिलाओं को अधिकार दिए थे, लेकिन आधुनिक काल में उनका अतिक्रमण हो गया, ऐसा इनका इस पुस्तक में कहना था। दूसरी बात, प्रेस पर नियंत्रण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तथा सपरिषद सम्राट को याचिका प्रस्तुत की थी 1823 में। इसमें इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिए थे अपने। आगे इस पर चर्चा करेंगे हम। तीसरी बात, अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एम हर्स्ट को पत्र लिखा था 1823 में कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने लॉर्ड एम हर्स्ट को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी भी उनके विचारों को कम मतलब आधार है, स्रोत है। फिर है धार्मिक सहिष्णुता पर एक पैम्पलेट, छोटी किताब इन्होंने छापी थी, ट्रैक्ट जिसको कहा गया है, ट्रैक्ट ऑन रिलीजियस टॉलरेशन। इसके बाद यूरोप वासियों के भारत में बसने पर टिप्पणियां नाम से उन्होंने एक छोटा सा
मतलब पैम्पलेट ही कह लीजिए उसको, प्रकाशित किया था 1831 में। भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर नाम से उन्होंने एक छोटी पुस्तिका लिखी। फिर फारसी भाषा में उन्होंने एक किताब लिखी, तुहफत उल मुवाहिदीन। इसके अलावा संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, ये दो समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किए। संवाद कौमुदी बंगाली में था, बांग्ला भाषा में था, और मिरात उल अखबार फारसी भाषा में था। ये ध्यान रखिएगा, जरूर प्रश्न आ जाते हैं इन पे, कई बार छोटे प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं उनके विचारों की। सबसे पहले बात हम करेंगे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशंसक के रूप में। देखिए, प्रारंभ में ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय शुरुआती समय में, जब तक अंग्रेजों के संपर्क में नहीं आए थे, तब तक वो भारत में ब्रिटिश शासन से नफरत करते थे। और ये समय रहा होगा 1808 से पहले तक। 1814 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम शुरू किया, तो उस समय से पहले की बातें हैं। लेकिन जब उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला तो उनके विचार बदल गए। जब अंग्रेज़ों के साथ संपर्क में आए तो उनके ज्ञान से, उनकी योग्यता से, उनके जीवन शैली से बहुत प्रभावित हुए और उनके विचार बदल गए। और इसी बदलाव के कारण वो आगे चल कर के ऐसे मानने लगे कि ब्रिटिश शासन भारत में बहुसंख्यक जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। ऐसा उन्होंने मानना शुरू कर दिया। पहले खराब मानते थे, लेकिन आगे चल करके उन्होंने महसूस किया कि बहुसंख्यक जनता के कल्याण के लिए ब्रिटिश शासन का भारत में होना बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसा उन्होंने माना। ब्राह्मणिकल मैगजीन, जो एक छपती थी, उसमें उन्होंने 1823 में लिखा कि अन्य बातों के अतिरिक्त हम ईश्वर को भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि आने वाली कई शताब्दियों तक यह भारतीयों के कल्याण के लिए कार्य करता रहे। कुछ गलतियां हैं इसमें, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वो उन्होंने ऐसा लिखा कि भाई ये ब्रिटिश शासन का जो वरदान है भारत के लिए, वो ईश्वर की एक महान आशीर्वाद है हमारे प्रति, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बना रहे लंबे समय तक। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश जाति जो एक सभ्य सुसंस्कृत जाति है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे है हमसे, उनसे हमारे देश को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। इसलिए उनको ऐसा लगा। वो उनको ऐसा लगता था कि भारत में जो सामाजिक एवं बौद्धिक जागरण की प्रक्रिया शुरू होनी है, उसके लिए और राजनीतिक सुधारों की दृष्टि से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बहुत कुछ काम हो सकता है। चाहते थे कि ब्रिटिश शासन बना रहे और उसके अंतर्गत रहते हुए भारत में सामाजिक परिवर्तन आए और राजनीतिक परिवर्तन आए, ऐसा उनका मानना था। उनका मत था कि यूरोपीय महानुभावों के संपर्क के से भारत का जो है सामाजिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक उत्थान संभव है। भारत जो परंपराओं रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, जहाँ पर जनता के अधिकारों जिसके का विचार भी मौजूद नहीं था, अधिकार तो थे ही नहीं जनता के पास कोई, लेकिन अधिकार होते हैं इस ये विचार भी नहीं था हमारे पास। स्वतंत्रता, समानता जैसी बातें नहीं थी हमारे पास। ये सब क्षेत्र में उनको लगता था कि ब्रिटिश शासन के अधीन बहुत कुछ हो सकता है। वो ये भी मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में बहुत बदलाव आ सकता है।
उनका मानना था कि पूर्व की संस्कृति और पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान के समन्वय पर के समन्वय से जो है विश्व का कल्याण संभव है। इसलिए भी वो ब्रिटिश शासन का भारत में समर्थन करते थे कि भारत के पास, हमारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन भौतिक क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उस क्षेत्र में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ब्रिटिशर्स से। राजा राममोहन राय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह पुनरुत्थानवादी नहीं थे, यानी केवल अपनी बात नहीं करते थे कि हमारा प्राचीन ऐसा था, हमारा अतीत में हम ये थे और हमारे पास सारा ज्ञान है, इस तरह की बात नहीं करते थे। और लेकिन वो जो है भारतीय संस्थाओं के आलोचक भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो कहते थे कि भारत में जो कुछ था वो सब खराब था, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। एक तरफ तो वो ये मानते थे कि जो है भारत में जो अच्छाइयाँ थी उसको भी स्वीकार करते थे, लेकिन भारत की हर चीज को अच्छा नहीं मानते। दोनों बातें थी उनकी, यानी आलोचनात्मक दृष्टि थी उनकी अपने प्रति भी। अपनी कमियों को भी देख सकते थे, अपनी अच्छाइयों को भी देख पा रहे थे, वो दोनों को देख पा रहे थे। और उन दोनों के आधार पर उनका मानना यह था कि हमें पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है। वो भारतीय संस्थाओं को तर्क और पश्चिमी ज्ञान की कसौटी पर कसने चाहते थे। पश्चिम का जो वैज्ञानिक ज्ञान था उसके आधार पर भारतीय संस्थाओं की जांच करना चाह रहे थे, भारतीय मान्यताओं की जांच करने को तैयार थे। उन्होंने कभी भी भारत के लिए स्वराज्य की मांग नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत में बना रहे और इसके अंतर्गत ही हमारा कल्याण संभव है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो भारत को सदा गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था एक बार किसी बातचीत में कि 40 वर्ष का समय काफ़ी होगा जिसमें अंग्रेज भारतीयों को ये जो आवश्यक ज्ञान का हस्तांतरण कर दें, उस 40 वर्षों के अंदर ऐसा कर देना चाहिए, उसके बाद फिर उनको चले जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी मांग नहीं की, कभी कभी भी अंग्रेजों से ये नहीं कहा कि आप भारत को छोड़ करके जाएं। वो शायद उस समय की परिस्थितियों के मांग रही होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि उनके 100 साल बाद तक कांग्रेस के जो उदारवादी खेमा था वो भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहा था। तो निश्चित रूप से वो परिस्थितियां नहीं थी जबकि आज़ादी की मांग की जा सकती थी, लेकिन हाँ उस दिशा में उन्होंने काम निश्चित रूप से शुरू कर दिया था, ये कहा जा सकता है। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया था, ये एक उनका बड़ा योगदान है इस दिशा में। ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, लेकिन साथ में वो भारतीयता के विरोधी नहीं थे, ये आप कह सकते हैं। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।